दोस्तों, आप कोई सा भी कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको देखना होता है कि वहाँ पर आपको जो भी सीपीयू होता है यानी आपकी जो पूरी यूनिट होती है उसे कितने पावर सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसा कि आपका मदरबोर्ड, आपकी डीवीडी राइटर, आपका जो ग्राफिक कार्ड होता है या फिर इसके अलावा एसएसडी वगैरह भी आप लगाते हैं तो उसके अंदर पावर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, तो वन बाय वन करके इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में एंड तक देखते रहिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है और आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जो भी पार्ट्स आपके लगे होते हैं उन्हें अलग अलग पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। यानी आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो वोल्टेज वगैरह होते हैं वो आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, किसी को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होते हैं, किसी को कम। तो इसके लिए आपको एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है जिसे एसएमपीएस या फिर पीएसयू कहा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएमपीएस या फिर पीएसयू क्या होता है। पहले के टाइम में एसएमपीएस कहा जाता था, आज के वक्त में पीएसयू कहा जाता है। जैसे कि एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है और जो आपका पीएसयू कहलाता है वो पावर सप्लाई यूनिट होता है। दोनों सेम ही है, बस ये है कि आज के मॉडर्न टाइम में आपको पीएसयू कहते हुए देखे जाएंगे। ये क्या होती है, एक तरह का एक बॉक्स होता है, कंपार्टमेंट होता है आपका सीपीयू का, जिसके थ्रू आपके अलग अलग कंपोनेंट को पावर दी जाती है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि आपका डीवीडी है, एसएसडी है, ग्राफिक कार्ड है, और इसमें अलग से अगर आप कुछ भी लगाना चाहते हैं फैंस वगैरह आरजीबी के थ्रू, तो उसमें अलग अलग पावर देनी होती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए फिर जो भी कॉम्बिनेशन बनाती है उसे पावर सप्लाई कहा जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी पीएसयू या फिर एसएमपीएस होता है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपकी जो घरों में इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके थ्रू आपने ये भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे एसी कहा जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है। और आपके जो सीपीयू के अंदर पार्ट होते हैं उसमें अलग अलग तरह की जो पावर होती है वो कंज्यूम की जाती है, तो वो डीसी होती है। तो वहाँ पर डीसी में भी आपने देखा होता है कि जो छोटे पार्ट होते हैं उन्हें कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो ज्यादा बड़े होते हैं उन्हें ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, या वोल्टेज कह सकते हैं। तो आपकी जो पावर सप्लाई है वो आपके कंपोनेंट को उन्हीं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर जो है देती है। जैसे कि आपका मेनली जो है 12 वोल्ट चलता है, इसके अलावा 5 वोल्ट के आसपास भी चलता है और 3 वोल्ट के आसपास भी आपके कंपोनेंट होते हैं। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करती है आपकी पावर सप्लाई। दोस्तों, बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी क्या होती है। अब आपने ये भी देखा होगा कि आपके पास जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है अपने कमरे में, तो आप उसी के हिसाब से अपनी सीएफएल लेते हैं, फैन लेते हैं, उसके बाद कूलर है या फिर आप एसी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है आप अपने कंपोनेंट को भी बढ़ाते चले जाते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आपकी पावर सप्लाई की कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी क्या है कि जैसे कि आपने सिंपल सीपीयू लिया, आप उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना है तो आपको उसमें कम जो कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर आप उसमें कुछ ज्यादा लगाते हैं, जैसे आरजीबी लाइट्स वगैरह लगाते हैं, फैन लगाते हैं, तो उसमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आपको कैपेसिटी बढ़ानी होगी। इसके अलावा आप जो डीवीडी राइटर लगाते हैं, इसके अलावा एसएसडी भी लगाते हैं, इसके अलावा जो हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं वो आप ज्यादा लगाते हैं, तो उसमें आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है। अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उसके अंदर आप अलग अलग तरह की जो है वो पावर सप्लाई का यूज करते हैं। अब इसकी कैपेसिटी जो होती है किस तरीके से, एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो होती है आप देख सकते हैं 200 से 250 वाट के आसपास होती है, कि आप सिर्फ उसके अंदर मदरबोर्ड लगाते हैं और उसके अंदर आप डीवीडी राइटर वगैरह या फिर और कुछ नहीं लगाते हैं और छोटी मोटी जो हार्ड डिस्क आप यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपको 200 से 250 वाट की पावर सप्लाई काम कर जाएगी। इसके अलावा अगर आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत कंपोनेंट, तो 350, 450 वाट, 500 वाट, 600 वाट, 800 वाट, 1200 वाट, तो यहाँ तक की पावर सप्लाई आपको मार्केट में अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पावर सप्लाई को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं नीड की, यानी जो रिक्वायरमेंट है आपको कैसे पता चले कि आपको क्या करना है। तो आप जैसे कि मैंने सिंपली आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप सिंपल कोई सा भी सीपीयू चलाते हैं और उसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं कंज्यूम होती, बस आपको सिर्फ उसके अंदर ऑफिस वर्क करना है, थोड़ा बहुत जो भी है वो स्टोर करना है अपने डाटा, तो उसके अंदर 200-250 वाट तक की चल जाती है। इसके अलावा अगर आप कुछ और लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, तो ग्राफिक कार्ड भी आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। उसमें अलग अलग वेराइटी आती हैं, 1GB, 2GB, 4GB, 6GB, 12GB तक के भी आते हैं। अब जैसे जैसे आप उसे बढ़ाते हैं उस हिसाब से आपको पावर सप्लाई भी
भी बढ़ानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 GB का ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 350 से 450 वाट तक की जो है पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा हार्ड डिस्क होती है आपकी, और आप DVD राइटर भी लगाते हैं, SSD भी आज के वक्त में बहुत से लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पर ये हो जाती है। अगर आप 1050 Ti लगाए या फिर 1060 लगाएं तो वहाँ पर आपको 600 या 750 वाट तक की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसके हिसाब से उसे चूज कर सकते हैं। या फिर 3060 वगैरह की लेना चाहें तो आपको 800 या 1200 वाट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस जो है वो आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैपेसिटी की पावर सप्लाई चाहते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल 200-250 वाट, इसके अलावा जैसे बढ़ाते हैं 300, 450, 500 वाट, 600 वाट, 800 वाट, तो इसके हिसाब से आपके प्राइस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अब प्राइस के अंदर भी दो तरह की कैटेगरी आती है। एक होती है लोकल कंपनियां जो इतना ज़्यादा नाम नहीं होता है उनका, तो उसमें आप अगर परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको पावर सप्लाई सस्ती मिल जाती है। जैसे इनिशियली अगर आप 200-300 वाट तक की लेते हैं तो आपको 600-700 रुपए तक की आ जाती है, और अच्छे में जाते हैं लोकल में तो वो 1500 रुपए तक की आ जाती है। अगर आप कंपनी की खरीदते हैं तो उसके अंदर जैसे कि 450 वाट तक की खरीदते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपए के रेंज में स्टार्ट हो जाती है, और आपको अगर बढ़ते चले जाएंगे तो 25-26 हज़ार या 30 हज़ार 40 हज़ार तक की पावर सप्लाई आपको देखने को मिलती है। ये वक्त के हिसाब से आपकी जो प्राइस है वो बढ़ते रहते हैं और घटते भी रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं वारंटी की। वारंटी किस हिसाब से आपकी मिलती है। अगर आप कोई लोकल ब्रांड खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम 6 महीने की तो गारंटी मिलती है। इसके अलावा कोई 1 साल देता है, 2 साल भी देता है। अगर आप कोई कंपनी के परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको 3 साल की भी मिलती है, 5 साल की भी मिलती है, इसके अलावा 10 साल की भी आपको देखने को मिलती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा रही है, या फिर जो भी उसकी नाम है मार्केट के अंदर उसके हिसाब से भी आपको वारंटी देखने को मिलती है। दोस्तों अब देता हूँ मैं टिप्स कि आपको किस तरह की पावर सप्लाई चूज करनी चाहिए। जब भी आप कोई पीसी बनाएं या फिर आपका ऑलरेडी पीसी है और आप पावर सप्लाई या तो आपकी खराब हो चुकी है या आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी एक टिप्स ये भी है कि जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है, मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताया है। अगर आप उसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी पावर सप्लाई को भी बढ़ाना होगा। ग्राफिक कार्ड जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है CPU के बाद, या फिर जो भी इसके अंदर कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो उसके बाद जो है आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर जो है वो पावर ज़्यादा ज़ाये होती है, तो उसके हिसाब से भी आपको ये होनी है। जैसे कि आप कोई सा भी पीसी बनाते हैं, अगर आप आने वाले वक्त के हिसाब से अगर उसे चूज करें कि आप उसके अंदर कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो पावर सप्लाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेकर चलें। अगर आपको अपना पीसी रखना है और ज़्यादा टाइम तक चलाना है, अगर आप कम वक्त के लिए चला रहे हैं, यानी आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं चलाना है, 1 या 1.5 साल लेना, उसके बाद आप बेचेंगे या जो भी करेंगे उसका, तो आप फिर कम में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा है कि आपको अपना पीसी रखना है लंबे टाइम के लिए और आप उसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड करके अपना काम चलाना चाहते हैं, तो हर चीज़ आप थोड़ी सी ज़्यादा लें। पावर सप्लाई जो है वो थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा लें। अगर आप कोई सी भी चीज़ यूज़ करते हैं, अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो 300-400 वाट तक की पावर सप्लाई आप ले सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप कोई ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हैं, जैसे कि 1050 वगैरह लेना चाहते हैं, तो वहाँ 500 या 550 वाट तक की पावर सप्लाई आप ले सकते हैं। 1060 लेना चाहते हैं या फिर आप 1050 पे चला रहे हैं और 1060 का हिसाब बनाना चाहते हैं इससे आगे का, तो आप 750 वाट तक भी जा सकते हैं, 800 या फिर 1200 वाट तक भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक टिप और देता हूँ मैं कि अगर आप कोई सी भी पावर सप्लाई लेना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंपनी का जो कोई भी अच्छी कंपनी हो, जैसे कोसायर वगैरह होती है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। जैसे कि डीप कूल है, ये भी काफ़ी अच्छी बनाती है, इसके प्राइस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर वारंटी भी आपको दूसरों के मुकाबले ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप अपना पीसी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो आप इन वाले ब्रांड के साथ जा सकते हैं। अगर आपको कम टाइम के लिए चलानी है और आपका बजट इतना नहीं है तो आप लोकल ब्रांड भी चूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान दे लीजिए कि जो वो कंपनी है वो आपको वारंटी सही तरीके से प्रोवाइड करा रही है या नहीं। आई होप आपको एक पावर सप्लाई अगर परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चूज करने में कि क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं और आप किस हिसाब से चूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई सी भी जानकारी को डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आप सोशल मीडिया हैंडल में रहे होंगे, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।